हेलो बच्चों, आज हम आप सब लोग को नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताएंगे। नीति निर्देशक तत्व, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यह भारतीय संविधान से लिया गया है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ा था, तो आइए अब हम लोग नीति निर्देशक तत्व के बारे में जानते हैं कि यह भारतीय संविधान से किस प्रकार उल्लेखित है। सबसे पहले नीति निर्देशक तत्व हमारे भारतीय संविधान के भाग 4 से लिया गया है। यह कहाँ से लिया गया है? यह आयरलैंड से लिया गया है। क्वेश्चन पूछता है इसमें से कि भारतीय संविधान में लिखित नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, तो इसका आंसर है आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, अब नीति निर्देशक तत्व को बनाने के क्या उद्देश्य थे, किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नीति निर्देशक तत्व की स्थापना की गई है, आइए देखते हैं कि क्या है इनके उद्देश्य। नीति निर्देशक तत्वों को बनाने के संदर्भ में उद्देश्य ये रखा गया है कि यह लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सके। किस लिए? क्या है इसका उद्देश्य? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, अर्थात कि ऐसे राज्यों की स्थापना जहां पे लोक कल्याण से संदर्भित कार्य हो। सेकेंड उद्देश्य क्या है इसका? सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ठीक है, सामाजिक व आर्थिक रूप से लोकतंत्र की स्थापना करना, ये इसका दूसरा उद्देश्य था। अब देखिए कि इन नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद की संख्या कितनी है? इसमें कुल अनुच्छेदों की संख्या 36 से लेकर के 51 तक वर्णित की गई है। कहां से कहां तक? 36 to 51 तक अनुच्छेद लिखे गए हैं। इन अनुच्छेदों के माध्यम से कुछ कर्तव्य अधिकार हमें प्राप्त है। आइए देखते हैं कि कौन कौन से अनुच्छेद हम लिखे गए हैं। अनुच्छेद 36 और 37। अनुच्छेद 36 में क्या है? राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 37 में यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 37 यह कोई खास बहुत इम्पोर्टेंट है कि यह न्यायालय में परिवर्तन नहीं है। एक तरह से यह इसकी आलोचना भी है। नीति निर्देशक तत्व की आलोचना में यह आता है कि यह एक ऐसा तत्व है जो न्यायालय में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जैसा कि हम लोगों ने पहले वीडियो में पढ़ा था मौलिक अधिकारों के बारे में। मौलिक अधिकारों में अगर किसी भी अधिकारों का हमारा हनन होता है तो हम उसको सुप्रीम कोर्ट में उसको चुनौती दे सकते हैं, परंतु नीति निर्देशक तत्व में अगर किसी भी अनुच्छेदों की अवमानना की जाती है तो हम उसको लेकर के न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं, अर्थात यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। यह हमारा अनुच्छेद 37 में आता है। इसमें हमारे प्रश्न भी बन सकते हैं कि क्या नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय है? तो नहीं, यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। बहुत ही आसान था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 क्या है? अनुच्छेद 38 में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की व्यवस्था की गई है। न्याय किस संदर्भ में किया गया है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक के संदर्भ में न्याय की स्थापना की गई है। ये इसका पहला प्रश्न बनता है। दूसरा कि लोकतंत्र का आधार क्या है? तो लोकतंत्र का आधार हमारा
सामाजिक और आर्थिक है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि लोकतंत्र के आधार क्या है, तो लोकतंत्र के आधार हमारे सामाजिक और आर्थिक है। अनुच्छेद 39 समान कार्य समान वेतन या वितरण। ठीक है, समान कार्य से हमारा तात्पर्य है कि स्त्री हो या फिर पुरुष हो, अगर कार्यों की समानता है उनके बीच में तो उसका वेतन भी सामान्य होगा। उसमें किसी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा कि वह स्त्री है या फिर पुरुष है, तो इस हिसाब से हम उसमें भेदभाव करें उनके वेतन में, तो यह नहीं है। आर्टिकल 39 का ए। ठीक है, समान तथा निःशुल्क न्याय की व्यवस्था। समान तथा निःशुल्क न्याय मतलब कि समाज में रहने वाला हर व्यक्ति के न्याय की व्यवस्था समान रूप से की गई है। निःशुल्क से अभिप्राय कि जो भी कमजोर वर्ग के जितने भी लोग हैं उन लोगों को अगर न्याय व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती है तो उनके लिए यह निःशुल्क व्यवस्था प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का गठन, जैसा कि आप लोग पढ़ रहे हैं कि गांव में भी गांव का विकास करने के लिए ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई। आर्टिकल 41 निम्न स्थिति में काम, शिक्षा तथा लोक सहायता। निम्न स्थिति मतलब कि किसी भी समान स्थिति में काम, शिक्षा और लोगों की सहायता का प्रावधान अनुच्छेद 41 में दिया गया है। आर्टिकल 42 काम की न्याय संगत सहायता, मतलब किसी भी कामों को लेकर के अगर न्याय की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होगा, न्याय संगत सभी के लिए एक समान है। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। जितने भी हमारे कामगार हैं, मजदूर हैं, उन सभी के लिए जीवन निर्वाह करने के लिए उपयुक्त मजदूरी प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 44 उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों का भाग। किसी भी उद्योग के प्रबंध के लिए मतलब किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए या फिर ऐसे उद्योगों की स्थापना की जाए जिसमें बहुत से लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके और उसमें श्रमिकों का भाग, उनमें श्रमिकों का हिस्सा वो भी उद्योगों के लिए बन सके, यह अनुच्छेद 44 में दिया गया है। अनुच्छेद 45 बालकों की अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा। देखिए, इस अनुच्छेद को हम मौलिक अधिकार में भी पढ़े थे। यह अधिकार हमारे 46वां संशोधन मतलब 86 अमेंडमेंट के अंतर्गत किया गया था कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के सभी आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी और यह संशोधन 2002 में हुआ था। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति तथा जनजाति या अन्य वर्गों की शिक्षा तथा अर्थहित। किसी भी अनुसूचित जाति या जनजाति या किसी अन्य वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा और उनके आर्थिक हित की सहायता का प्रावधान अनुच्छेद 46 में है। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर और स्वास्थ्य सुधार। पोषाहार स्तर, जैसा कि नाम से आप लोग पढ़ रहे हैं, पोषाहार मतलब कि पोषण युक्त आहार की को उच्च स्तर पे किया जाए, अर्थात कि बहुत से स्कूलों में मिड डे मील की व्यवस्था इसी योजना के अंतर्गत की गई कि बच्चों को अच्छे से अच्छा पोषण युक्त वाला खाना खिलाया जा सके ताकि उनकी मानसिक और शारीरिक विकास हो सके और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन संगठन। कृषि एवं पशुपालन से संबंधित अन्य क्षेत्रों की स्थापना या उनको संगठित किया गया। अनुच्छेद 48 का सेक्शन ए पर्यावरण तथा वन्य जीव संरक्षण।
इसमें पर्यावरण तथा वन्य जीव संरक्षण के लिए 22वें संशोधन में इसको किया गया, ठीक है, कि कोई भी राज्य पर्यावरण तथा वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रयास करेगा, या 42वें संशोधन यानी कि 42 अमेंडमेंट के अंतर्गत इसको कहा गया था। अब देखिए हमारा अनुच्छेद 49। ये देखिए हमारे 3 अनुच्छेद क्या है, आप इसको आसानी से ऐसे याद कर सकते हैं। ये तीनों ही अनुच्छेद हमारे राष्ट्र से संदर्भित है, ठीक है, तो हम इसको आराम से याद कर सकते हैं बहुत ही इजीली। अनुच्छेद 49, 50 और 51 हमारे राष्ट्र के अकॉर्डिंग है। देखिए कौन से हैं। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारकों वस्तुओं का संरक्षण। जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है, राष्ट्रीय स्मारक जैसे कि लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार, या फिर जितने भी हमारे हिस्टोरिकल ऐतिहासिक जितने भी स्मारक हैं, वस्तुएं हैं, दस्तावेज हैं, पूरा लेख है, इन सभी का संरक्षण करना राज्य सरकारों के लिए आवश्यक है। अनुच्छेद 50 क्या है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। आप इसको पृथक्करण मीन्स 50-50 करके याद कर लीजिए, मतलब 50-50 अलग अलग कर देना। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण मतलब कार्यपालिका क्या है, संसदीय क्षेत्र है, और न्यायपालिका हमारा जुडिशरी सिस्टम। अब इन दोनों के कार्यों को एक दूसरे से अलग कर देना, ये हमारे अनुच्छेद 50 के अंतर्गत आता है। एंड लास्ट हमारा है अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, ठीक है, मतलब कि हमने इतने सारे काम किए, अब हमें अपने राज्य में, अपने राष्ट्र में शांति एवं सुरक्षा के संदर्भ में भी कुछ कार्यों को करना है। इसीलिए हमारे देश में एक स्लोगन चलता है, वसुधैव कुटुंबकम। क्या है, वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात कि सारा जहान ही हमारा परिवार है, हम सभी एक दूसरे के भाई बहन हैं। इससे क्या होगा कि हमारे अंदर एक शांति और सुरक्षा की भावना विकसित रहेगी। अब देखिए आपने इन अनुच्छेदों को पढ़ा, इसमें कई सारे विचारवादियों की विचारधारा आपको इस पे दिखाई देगी। कौन कौन से विचारधारा आपने इस पे देखी, गांधीवादी, समाजवादी, उदारवादी। वादी से आप समझ रहे होंगे कि वादी का अर्थ क्या होता है, विचारधारा, मतलब कि इन जितने भी अनुच्छेद लिखे गए हैं इन सभी पर इन विचारधाराओं से प्रेरणा ली गई है। इसीलिए इन विचारधाराओं को देख करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी इसे संविधान की एक अनोखी विशेषता कहा है कि यह एक ऐसा संविधान है जो जनता खुद से लागू करती है। तो आज हमारी नीति निर्देशक तत्व का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा था, नीति निर्देशक तत्व, जो कि कहाँ से लिया गया है, भारतीय संविधान के भाग 4 से लिया गया है। किस देश से लिया गया है, आयरलैंड से। कितने अनुच्छेद हैं, अनुच्छेदों की संख्या कितनी है, 36 से लेकर के 51। इनके उद्देश्य क्या क्या है, लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करना, सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। इस पे किन किन विचारों का प्रभाव पड़ा है, गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी। और इसी से इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक अनोखी विशेषता कहा है। क्या कहा है इसको, अनोखी विशेषता वाला संविधान।
ठीक है बच्चों, आज ये हमारा नीति निश्चय तत्व का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।